हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 एंगेजिंग इंग्लिश की 14th चैप्टर विच इज़ अ पोम। द नेम ऑफ द पोम इज़ हैव यू गॉट अ ब्रूक इन योर लिटिल हार्ट। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है कि क्या आपके दिल में वो एक छोटी सी एक पानी का जो है एक स्ट्रीम है। ब्रूक मतलब क्या होता है? पानी का एक स्ट्रीम, छोटा सा जो कल कल करके बहता है, यू नो, गर्गलिंग एंड फ्री एंड फ्लोइंग इन योर लिटिल हार्ट। अब इसका मतलब क्या है वो हम जब पोम पढ़ेंगे तब समझेंगे। दिस पोम हैज़ बीन रिटन बाय एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन ने ये पोम लिखी है। तो पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नोइंग आवर पोएट एंड देन वी विल स्टार्ट विद द पोम। उसके बाद हम इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसकी समरी को मैंने बहुत डिटेल्ड वे में दिया है जिसमें आपको हर लाइन समझ में आ जाएगी, फॉलोड बाय क्वेश्चन आंसर्स एंड द ग्रामर सॉल्यूशंस व्हिच आर गिवन एट द एंड ऑफ योर चैप्टर। ओके, सो लेट्स बिगिन विद knowing our poet. Emily Dickinson is one of the greatest American poets. Only 10 of her 1800 poems were published in her lifetime. So she was one of the greatest American poets. उनकी 1800 poems में से सिर्फ 10 poem जो थी जब तक वो जिंदा थी तब तक publish हुई थी। Her poems talk about life, love, nature and death. उनकी जो poems हैं वो सब जो लाइफ के जो क्रूशियल रियलिटीज़ हैं, मतलब लव, लाइफ, नेचर और डेथ, इन चीज़ों से रिलेटेड होती है, इन चीज़ों के बारे में होती है। डिकिंसन्स पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पन, आयरनी, ह्यूमर एंड सटायर। अब ये सब जो है फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, मतलब फिगरेटिव लैंग्वेजेस हैं अलग अलग तरीके की, ये सब हम समझेंगे। सम ऑफ हर फेमस पोम्स आर शी वेंट एज क्वाइट एज द ड्यू। एक उनकी पोम है जिसका नाम है शी वेंट। वो जैसे कि एक ओस की बूंद जो होती है वो सूख जाती है, चली जाती है, किसी को पता नहीं चलता, वो उतने ही खामोशी से चली गई। ऑफ ऑल द सोल्स दैट स्टैंड क्रिएट एंड टू हियर एन ओरियोल सिंग। तो ये काफ़ी सारी उनकी जो पोम्स हैं ये काफ़ी फेमस हैं। जस्ट इमेजिन द स्ट्रगल ऑफ दिस वुमन जिनकी 1800 में से 10 पोम्स जो हैं वही पब्लिश हुई थी एंड शी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरा। नाउ हैव यू सीन अ ब्रूक कटिंग अक्रॉस अ ग्रीन वैली इन अ माउंटेन? कभी आप किसी माउंटेनियस रीजन में गए होंगे तो वहाँ पे आपने कभी देखा है कि एक हल्का सा झरना सा बहता रहता है या एक छोटी सी स्ट्रीम ऑफ वाटर है जो वैलीज़ के बीच में, जंगल के बीच में बह रहा होता है। In this poem, Dickinson compares the soul to a brook that nourishes the heart but which in turn also needs looking after. सो डिकिंसन इस पूरी पोम में मेटाफोरिकली, मतलब एक कंपैरिजन हो रहा है इस ब्रूक का हमारी सोल के साथ, हमारी आत्मा के साथ, जो कि हमको जो है, मतलब जो हमारे हार्ट को नरिश करती है, जो हमें जो है ज़िंदा रखती है, लाइवली रखती है, लेकिन एट द सेम टाइम वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट एज वेल। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पोम को। Have you got a little brook in your heart? You know, have you got a brook in your little heart? This is the title of our poem as well. Where bashful flowers blow and blushing birds go down to drink and shadows tremble so. So यहाँ पे फर्स्ट जो स्टैंजा है उसमें हमें उस ब्रूक का नेचर डिस्क्राइब किया है, उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है कि हैव यू गॉट अ ब्रूक इन योर लिटिल हार्ट? क्या तुम्हारे दिल में वही एक छोटा सा पानी का स्ट्रीम है? वेयर बैशफुल फ्लावर्स ब्लो, जहाँ पे बैशफुल मतलब जो फुल ऑफ शाइनेस, जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम करते हैं। बैशफुल का मतलब नर्वस एंड शाय, जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम करते हैं। एंड ब्लशिंग बर्ड्स गो डाउन टू ड्रिंक एंड शेडोज ट्रेम्बल सो। और जो बर्ड्स हैं, ब्लशिंग मतलब वो जो बर्ड्स हैं वो शर्मा रही हैं नीचे पानी पीने को जाने के लिए, एंड शेडोज ट्रेम्बल सो। अब इसका जो है आई एम गोइंग स्ट्रेट टू द समरी टू एक्सप्लेन यू द फर्स्ट stanza. Have you got a brook in your little heart begins with a description of the brook. यहाँ पे brook को describe किया जा रहा है that mildly babbles in your heart, जो आपके दिल में, आपके हार्ट में एक सोल जो आपका है वो कितनी खुशी खुशी babble करता है, मतलब उछलता कूदता रहता है।
Through this metaphorical reference, it becomes clear that the brook is nothing but the soul. यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है आप एक ब्रूक को आपकी सोल के साथ. Bashful flowers blow near it and blushing birds come down to drink its water. अब यहाँ जो फ्रेज है bashful flowers contains a personal metaphor. Here the inanimate flowers and birds are invested with the idea of being shy. यहाँ पे हम बर्ड्स को बैशफुल बर्ड्स कह रहे हैं, बैशफुल फ्लावर्स कह रहे हैं, का मतलब कि वो कितना शाय हो रहे हैं. सिमिलरली हम क्या कह रहे हैं, जो आपके जो बर्ड्स हैं जो वो बहुत ज़्यादा एकदम शाइनेस के साथ नीचे आके पानी पी रहे हैं. सो बर्ड्स और फ्लावर्स ये इनएनिमेट चीज़ें हैं जिनको हम पर्सनलाइज कर रहे हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं कि दे आर फीलिंग शाय. In the last line, shadows are a symbol of spiritual ignorance. जो वो बोल रहा है, जो shadows के बारे में बात कर रहा है, the reflection of an object on water trembles due to the motion of water. ये जो पूरी birds हैं, flowers हैं, जो leaves हैं around, इनका जो reflection पड़ रहा है उस पानी में, वो पानी क्योंकि वो पानी move कर रहा है तो वो tremble, तो shadow जो है वो tremble कर रही है. तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो ह्यूमन माइंड होता है वो हमेशा एक स्टेट होता है रेस्टलेसनेस में. जैसे हम हैं, हम कभी एकदम शांत नहीं रहते, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है. तो वो हमारी वो जो शेडो ट्रेम्बल कर रही है वो बताना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर जो थॉट्स हैं वो हमेशा रेस्टलेसनेस में रहते हैं. हमारा जो माइंड है, हमारी जो सोल है वो हमेशा ट्रेम्बल कर रहा होता है. ओनली स्पिरिचुअल नॉलेज हेल्प्स देम टू काम देयर माइंड रिजल्टिंग इन द स्टिलनेस ऑफ द वाटर. और जो सिर्फ और सिर्फ आपको अगर स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है, जहाँ हम मेडिटेट करते हैं, जहाँ हम अपने आप को काम डाउन करते हैं, सिर्फ उसी चीज़ से जो है ये जो हलचल है हमारे अंदर वो काम डाउन हो सकती है. नाउ गोइंग बैक टू आवर पोम. ओके, here have you got a brook in your little heart. जहाँ पे एक ब्रूक को आपकी सोल से कंपेयर किया जा रहा है, जहाँ पे जो बैशफुल फ्लावर्स ब्लो करते हैं और जो ब्लशिंग बर्ड्स हैं दे गो डाउन टू ड्रिंक. यहाँ पे बैशफुल और ब्लशिंग मतलब हम पर्सनलाइज कर रहे हैं दोनों को कि ये दोनों किस तरीके से नीचे जा रहे हैं, ब्लूम कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं. एंड शेडोज ट्रेम्बल सो और यहाँ शेडोज़ की बात कर रहे हैं. क्या है शेडोज़? जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी हर चीज़ की, यहाँ पे जो है लीव्स की, बर्ड्स की, फ्लावर्स की जो शेडो पड़ रही है उस ब्रूक में, उस पानी में, क्योंकि वो पानी कल कल करके बह रहा है तो उसकी जो शेडो है वो ट्रेम्बल कर रही है. उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी सोल, हमारा जो माइंड है उसमें इतने थॉट्स होते हैं कि वो इसमें एक रेस्टलेसनेस होती है जिसको आप पीसफुल कर सकते हो, काम डाउन कर सकते हो ओनली थ्रू स्पिरिचुअल नॉलेज. आगे बढ़ते हैं. एंड नोबडी नोज सो स्टिल इट फ्लोज दैट एनी ब्रूक इज देयर एंड येट योर लिटिल ड्रॉट ऑफ लाइफ इज डेली ड्रंकन देयर. किसी को नहीं पता वो कहाँ से स्टार्ट होती है, किसी को ये भी नहीं पता कि वो वहाँ पे है, लेकिन वो वहाँ पे है क्योंकि वो इतनी आराम से बह रही है कि किसी को पता ही नहीं है. एंड येट योर लिटिल ड्रॉट ऑफ लाइफ, लेकिन योर लिटिल ड्रिंक ऑफ लाइफ इज डेली ड्रंकन देयर. अब हम इसका मीनिंग भी देख लेते हैं. यहाँ वो क्या कह रहा है, नो वन नोज इट्स लोकेशन सो इट फ्लोज अनडिस्टर्ब्ड. किसी को नहीं पता उसकी लोकेशन, इसीलिए वो अनडिस्टर्ब बहे जा रही है. द ब्रूक फ्लोज एट इट्स साइलेंट पेस. ब्रूक जो है वो साइलेंटली बस बह रही है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सी रिवर नहीं है, इट्स अ सिंपल स्ट्रीम ऑफ वाटर. दैट्स वाई नन कैन हियर इट्स साउंड. इसीलिए कोई उसको सुन नहीं सकता या उसके प्रेजेंस को नोटिस नहीं कर सकता. इन ह्यूमन्स द सोल सिमिलरली लाइज साइलेंटली. अब यहाँ पे सोल से कैसे कंपेयर किया गया, हमारी जो सोल है वो इतनी ही साइलेंटली हमारे अंदर होती है. विथ डीप सेल्फ नॉलेज अ पर्सन रियलाइजेस इट्स प्रेजेंस. और हमें उसके प्रेजेंस पता नहीं चलती. हम किस चीज़ के बारे में फोकस करते हैं, हमारा फेस कैसे लग रहा है, हमारे बाल कैसे लग रहे हैं, हमारे हाथ कैसे लग रहे हैं, हमारी हाइट क्या है, हमारे आसपास क्या हो रहा है. बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये सारी चीज़ें बदलती रहेंगी. द ओनली थिंग इज़ योर सोल. और उसको आप कैसे नरिश कर सकते हो, विथ सेल्फ नॉलेज. ओके,
So the poet interestingly says that one drinks the draught of life from this river daily without even knowing the fact. यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जो लाइफ का जो ड्रिंक है वो रोज हम इस सोल से ही ले रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है. इट मीन्स दैट द सोल इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर लिविंग. हमारी सोल जब तक हमारे अंदर है तभी तक हम जिंदा हैं. यही इंस्पिरेशन है हमारी लिविंग की, लेकिन हमें पता नहीं है हम इस सोल को कितना ध्यान देते हैं. वी वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड. आज हमें यहाँ जाना है, हमें गोवा जाना है, हमें यहाँ जाना है, हमें माउंटेन्स में जाना है, बीचेस में जाना है. बट हाउ मेनी टाइम्स हैव यू थॉट ऑफ ट्रैवलिंग इनसाइड यू? What is traveling inside? To know yourself more, self knowledge. One takes daily recourse to the source unknowingly. हम इस source को बस use कर रहे हैं, लेकिन unknowingly. Those little drops of life act like a magical potion having the properties of healing and restoration. और ये जो हमारी soul का जो लाइफ जो हमें दे रहा है, ये जो ड्रिंक है जो हम डेली पी रहे हैं, वो एक मैजिकल पोशन की तरह एक्ट करता है, जो हमको रिजुविनेट करता है, जो हमें हील करता है, जो हमें वापस रिस्टोर करता है. इट हील्स आवर वेरी माइंड्स एंड कीप्स आवर बॉडीज अलाइव. ये जो हमारे थके हुए दिमाग को रिलैक्स कर देता है, हमारी थकी हुई बॉडी को वापस अलाइव कर देता है. ओके, देन लुक आउट फॉर द लिटिल ब्रूक इन मार्च. When the rivers overflow and the snows come hurrying from the hills and the bridges often go. यहाँ वो बोल रहे हैं कि मार्च के टाइम पे, ऑटम का जो टाइम होता है, उस टाइम पे लिटिल ब्रुक को देखो. क्यों? क्योंकि उस वक्त क्या होता है, जो आइस होती है वो पिघलने लग जाती है, रिवर्स ओवरफ्लो करने लग जाती है, जो स्नो है वो हिल से डाउन आ रही होती है क्योंकि वो पूरी पिघल रही होती है. एंड द ब्रिजेस ऑफन गो. एंड लेटर इन ऑगस्ट it may be when the meadows parching lie. Beware lest this little brook of life some burning noon go dry. अब इसमें वो क्या कहना चाह रहा है? In the last जो ये यहाँ पे जो दिया हुआ in the last two stanzas, ये जो last two stanzas हमने जो अभी रीड किए, Dickinson describes the impact of the spring and autumn on the rivulet. ये जो छोटी सी स्ट्रीम ऑफ वाटर है, इसमें स्प्रिंग सीजन का स्प्रिंग सीजन, ऑटम इज अगस्त, सो इन दोनों सीजन में इस पे क्या इफेक्ट होता है, क्या फ़र्क पड़ता है. जब स्प्रिंग की बात होती है, मार्च की जब बात होती है, तब इट ओवरफ्लोज एज द स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग. क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाता है, स्नो मेल्ट होने लग जाती है, तो ये ओवरफ्लो करने लग जाता है. वाइल इन ऑगस्ट द मेडोज नियर इट बिकम ड्राई, सो डज द रिवर. लेकिन अगस्त में जो आपका मेडोज हैं वो पूरी ड्राई हो जाती है. अब नाउ सी, इट इज़ रिटर्न जो है ये यूएस मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है. अगस्त में इंडिया में तो बारिश हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो अगस्त में वहाँ जब ऑटम सीजन हो रहा होता है तो जो मेडोज़ हैं, जो खेत खलियान होते हैं, वो सूख गए होते हैं. उसी तरीके से जो रिवर्स हैं वो भी सूख जाती हैं. दिस इमेज हिंट्स एट द लास्ट फेज ऑफ अ पर्सनस लाइफ. तो यहाँ वो बता रहा है कि जैसे ब्रूक स्टार्ट होती है तो इट इज़ योर चाइल्डहुड, फिर आप यूथ हो, आपके अंदर रहता है. आप जब स्प्रिंग सीजन होता है सो यू आर यंग, यू आर फुल ऑफ ग्लोरी एंड ऑल. लेकिन जैसे जैसे ऑटम सीजन आ रहा है, आपकी लास्ट स्टेज आ जाती है लाइफ की. This image hints that the last phase of a person's life when her creative energy starts to fade, जहाँ पे उसकी creative energy जो है वो fade होने लग जाती है. There are moments in our lives when we lose hope. ऐसे बहुत सारे moments होते हैं जब हम hope, उम्मीद को छोड़ देते हैं. As a result, the brook dries up. तो हमारी जो अंदर की जो soul है, हमारा जो brook है वो सूख जाता है. In order to keep it alive, we should never lose hope. और अगर हमें इस ब्रूक को हमेशा जिंदा रखना है अपने अंदर, तो हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. So being attentive to change happening to the mind, soul and taking care of it is one of the learning that readers can take from this poem. So इस पोम से जो हमें सीखने को मिलता है वो ये कि हम अलाइव हैं, हम खुश हैं, हम रिस्टोर होते हैं, रिजुविनेट होते हैं, हील होते हैं हमारी सोल की वजह से. लेकिन जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हमारी सोल जो होती है वो मुरझा जाती है, वो सूख जाती है, वो ड्राई हो जाती है. तो अगर हमें हमारी आत्मा का ख्याल रखना है, हमारी सोल का ख्याल रखना है, तो हमें हमारे अंदर की उस होप को हमेशा ज़िंदा रखना है. सो दीज आर द लास्ट टू स्टैंजास. And later in August, it may be when the meadows parching lie.
मेडोज पार्चिंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग अप। जब मेडोज जो हैं, जो इतने सारे मेडोज जो हैं वो जब सूख रहे होते हैं, बीवेयर, ध्यान रखो, लेस दिस लिटिल ब्रूक ऑफ लाइफ सम बर्निंग नून गो ड्राई। वरना अगर आपके अंदर से होप चले जाएगी तो ये जो ब्रूक ऑफ लाइफ है ये भी किसी दिन जो है, किसी दोपहर ये सूख ना जाए, मतलब ये भी ख़त्म हो जाएगी। सो यू हैव टू रिजुविनेट योर सेल्फ। वो होप आपके अंदर आएगी, वो आप सेल्फ नॉलेज को अगर आप अचीव करोगे तो आपकी जो ब्रूक है, आपकी जो सोल है वो हमेशा अलाइव रहेगी। सो दैट वॉज द पोम, और इसकी समरी भी मैंने आपको साथ ही साथ पूरी एक्सप्लेन कर दी है। Now we are going to see the structure of this poem. Now have you got a brook in your little heart consists of 4 quatrains या 4 stanzas आप बोल सकते हो, जिनमें सब में 4 lines हैं। Dickinson uses the ballad rhyme scheme that is ABCB। अगर आप इसको rhyming scheme देखोगे तो if you will see heart, blow, drink, sow। heart A, blow B, drink C, so D। अब यहाँ पे ये सभी ब्लो और सो सेम है B, सो A B C B ये इसका जो है राइमिंग पैटर्न है जो हर जगह सेम फॉलो हुआ है। सो ये A B C B, इस थीम को बैलेड राइम स्कीम कहते हैं। ये जो राइमिंग स्कीम होती है A B C B, इसे बैलेड राइम स्कीम कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं और जो फिगरेटिव लैंग्वेज यूज हुई है। सो डिकिंसन मेक्स यूज ऑफ अ नंबर ऑफ पोएटिक डिवाइसेस दैट इंक्लूड द फॉलोइंग। बस इसमें काफ़ी सारी हमने पोएटिक डिवाइसेस यूज करी है। सबसे पहला है रेटोरिकल क्वेश्चन, जो फर्स्ट सेंटेंस है, हैव यू गॉट अ ब्रूक इन योर लिटिल हार्ट। तो इसका मतलब आपको आंसर नहीं देना। रिटोरिकल क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपसे किसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए पूछे जाते हैं या किसी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए पूछे जाते हैं। यू डोंट हैव टू गिव एन आंसर टू दिस। आपको कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए ये पूछे जाते हैं। सो द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरोगेशन। हियर डिकिंसन आस्क्स हर ऑडियंस इफ दे हैव गॉट अ लिटिल ब्रूक इन देयर हार्ट्स। सेकेंड जो हमने यूज़ किया है दैट इज अ मेटाफोर। मेटाफोर क्या यूज किया है? डिकिंसन यूजेस द टर्म ब्रूक एज अ मेटाफोर ऑफ द सोल। यहाँ पे हमने सोल को ब्रूक से कंपेयर किया है विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। ये एक मेटाफोरिकल कंपैरिजन है। सो यहाँ पे इट इज कंपेयर टू अ रिवुलेट दैट फ्लोज अनसीन। ये एक ऐसी रिवुलेट है, ये एक ऐसी स्ट्रीम ऑफ वाटर है जो हम देख नहीं सकते पर वो बह रही है। नेक्स्ट हमने यूज किया है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन एनी सेंटेंस, जैसे कि पीटर, पेपर, पिग्ड, पिकल्स। तो यहाँ पे पी का साउंड रिपीट हो रहा है, सो इट्स एन अलिट्रेशन। इट अकर्स इन ब्लशिंग बर्ड्स। अब यहाँ पे किसका साउंड रिपीट हो रहा है? ब का। डाउन टू ड्रिंक, ड का। सो स्टिल, एस। येट योर्स, वाई। डेली ड्रंकन देयर, यहाँ पे ड का साउंड रिपीट हो रहा है। सो these are just few examples. You can find more examples in the poem. अब है नेक्स्ट एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप जो हो, जैसे लाइन नंबर 3 and 4 और लाइन नंबर 11 and 12, जहाँ पे सेम वर्ड से ये लाइन स्टार्ट होती हैं। सो द वर्ड इज एंड, इसीलिए इसको एनाफोरा कहते हैं। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में जहाँ हमने ये पढ़ा था बैशफुल फ्लावर्स, बशिंग बर्ड्स, गो डाउन टू ड्रिंक, यहाँ पे हमने फ्लावर्स को और बर्ड्स को पर्सोनिफाई किया है कि वो शर्मा रहे हैं। एंड द स्नोज कम हरिंग फ्रॉम द हिल्स। तो ऐसा स्नोज डू नॉट कम, दे फॉल, लेकिन हमने स्नो को भी यहाँ पे पर्सोनिफाई किया हुआ है। रेटोरिकल एक्सक्लेमेशन। अब यहाँ पे रेटोरिकल एक्सक्लेमेशन क्या दिया हुआ है? जो लास्ट 2 लाइन्स हैं ये एक तरीके से क्या बोल रहे हैं वो देख लो, संभाल लो, वरना कहीं ये ना हो कि ये जो ब्रूक आपके दिल में है वो सूख जाए। तो ये एक रेटोरिकल एक्सक्लेमेशन है जहाँ पे पोएट एक तरीके से एक वार्निंग देता है रीडर्स को। ओके, इसको बोलते हैं रेटोरिकल एक्सक्लेमेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द फ्लावर्स एंड बर्ड्स डू बाय द ब्रूक। अब जो फ्लावर्स थे और बर्ड्स थे वो लोग ब्रूक के मतलब असाइड करते क्या हैं? द बैशफुल फ्लावर्स ब्लो
एंड द ब्लशिंग बर्ड्स गो डाउन टू ड्रिंक इन द ब्रूक। मतलब जो बैशफुल फ्लावर्स हैं, जो शाय फ्लावर्स हैं, वो ब्लो करते हैं, वो ब्लूम करते हैं, और जो हमारी ब्लशिंग बर्ड्स हैं, बहुत शर्माती हुई जो बर्ड्स हैं, दे ड्रिंक वाटर इन द ब्रूक। ओके, वो वहाँ पे पानी पीने आती हैं। बहुत सिंपल आंसर है। नेक्स्ट क्या है? Where does the snow come from? What happens to the bridges then? जब स्नो आती है, पहले तो स्नो कहाँ से आती है, और जब स्नो आती है तो ब्रिजेस का क्या होता है? Snow comes hurrying from the hills. स्नो कहाँ से आती है? Hurrying from the hills. भागते हुए हिल्स से आती है। The bridges are washed away by the overflowing rivers. और जो ब्रिजेस के ऊपर पूरा वो ओवरफ्लो हो जाता है, क्योंकि जो इतनी ज़्यादा एकदम हैवी रिवर्स होती हैं, ओवरफ्लोइंग रिवर्स होती हैं, वो ब्रिजेस को भी अपने साथ बहा ले जाती हैं। जस्ट लाइक द ओवरफ्लो ऑफ ह्यूमन इमोशंस ब्रेक ऑल बैरियर्स। जिस तरीके से ह्यूमंस के जो इमोशंस हैं वो सारे बैरियर्स को तोड़ देते हैं। जब वो उनको रोना आता है, जब वो बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं, तो कोई भी इंटेंस इमोशन जो होता है वो सारे बैरियर्स को तोड़ देते हैं। उसी तरीके से जब वो रिवर जो है ओवरफ्लो करते हुए आती है, तब वो सारे बैरियर्स को तोड़ देती है। Give 2 examples of alliteration in the poem other than the one already mentioned. तो इसके अलावा जो 2 alliterations हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे यहाँ पे bashful flowers blow, तो यहाँ पे B का साउंड रिपीट हो रहा है। ओके, hurrying from the hills, hurrying from the hills, तो यहाँ पे H का हो गया साउंड। bashful flowers blow, B का साउंड हो गया। एंड blushing birds में अगेन B का साउंड रिपीट हो रहा है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ऑलरेडी मेंशन है उनके अलावा। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ नून हैज बीन रेफर्ड इनटू इन द पोएम। एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स। जो लास्ट लाइन है जिसमें कहा है कि बी अवेयर, जो एक वार्निंग दी जा रही है कि आप अपना ख्याल रखो, अपनी सोल का ख्याल रखो, अदरवाइज वो सूख जाएगी। The poet refers to the burning noon which often dries up the brook and parches the meadows. वो ऑटम सीजन की उस बर्निंग नून के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपके जो मेडोज होते हैं दे पार्चेस, मतलब वो सूख जाते हैं, और जो ब्रूक है वो ड्राई अप हो जाती है। ड्यूरिंग ऑगस्ट, ड्यू टू द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, द नून सीम्स टू बी बर्निंग। तो जब अगस्त में बहुत ज़्यादा हीट होता है तो उस वक्त कैसा लगता है, जैसे कि नून मतलब जो दिन का जो समय है वो ऑलमोस्ट तप रहा है, जल रहा है। सिम्बॉलिकली द ड्राइंग अप ऑफ द ब्रूक इज कंपेयर टू द ड्राइंग अप ऑफ द ह्यूमन इमोशंस। तो सिम्बॉलिकली यहाँ पे जो ब्रूक का ड्राई अप होना है वो इमोशंस के ड्राई अप होने से कंपेयर किया जा रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। And anybody knows, and nobody knows, so still it flows, that any brook is there, and yet your little draught of life is daily drunken there. अब इसमें क्वेश्चन है where is the brook located। सबसे पहले ब्रूक कहाँ पे? ब्रूक कहीं तो किसी जो है जंगल में है, distant woods में है, मतलब दूर कहीं जंगल में है। Why is the location unknown to many? बहुत सारे लोगों को वो लोकेशन इसलिए नहीं पता है कि लोग वहाँ जाते नहीं है, फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं करते। द लोकेशन वॉज अननोन टू मैनी एज पीपल डू नॉट फ्रीक्वेंट द वर्ड्स, मतलब वो बार बार जंगलों में नहीं जाते। वाई डू वी नीड द ड्रॉट ऑफ लाइफ डेली। ये जो ड्रॉट ऑफ लाइफ, ये जो मैजिकल पोर्शन है लाइफ का, जो हमको रेजुविनेट करता है, हमें हील करता है, हमें रीस्टोर करता है, ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? वी नीड द ड्रॉट ऑफ लाइफ डेली टू रिफ्रेश आवरसेल्व्स। ये जो हमारी सोल को, ये जो ड्रॉट ऑफ लाइफ है, मतलब ये जो इमोशंस हैं, ये खुशी है, ये हमें रोज़ चाहिए ताकि हम रिफ्रेश हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लेटर इन ऑगस्ट इट मे बी द व्हेन द मेडोज पार्चिंग लाई। एंड लेटर इन अगस्त में भी, मतलब जब ऑटम सीजन आ जाता है तो ये जो मेडोज हैं ये पूरे सूख जाते हैं। व्हाट डू द पार्चिंग मेडोज ऑफ अगस्त सिग्निफाई। ये जो पार्चिंग मेडोज हैं, मतलब ये जो सूखे हुए मेडोज हैं, किस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं? आपकी ड्राइड अप सोल को। मतलब द पार्चिंग मेडोज ऑफ अगस्त सिग्निफाई द ड्राइंग अप ऑफ ह्यूमन इमोशंस फ्रॉम आवर लाइफ। जो हमारे इमोशंस खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, सूख जाते हैं, उनकी बात की जा रही है। What does the poet warn her readers about? पोएट अपने रीडर्स को क्या बताना चाह रही है, क्या वॉर्न करना चाह रही है? The poet warns her readers to be careful so that our life is not devoid of emotions. पोएट अपने रीडर्स को
वार्न करना चाह रही है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सोल, अदरवाइज हमारी सोल में से इमोशंस खत्म होते जाएंगे। जैसे हम आज अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं, जो हम अपने आप को ही नहीं देख पाते, अपने इमोशंस को नहीं देख पाते। अगर हम इतने ही बिजी हो जाएंगे, एक दिन हमारे इमोशंस भी खत्म हो जाएंगे। हाउ डज द ब्रूक चेंज फ्रॉम मार्च टू अगस्त? अब मार्च में जो ब्रूक है वो ओवरफ्लोइंग है, इट इज़ बबलिंग, इट इज़ ब्यूटिफुल एंड इट इज़ फुल ऑफ लाइफ। लेकिन अगस्त में बिकॉज ऑफ द स्कॉचिंग हीट इट्स ऑल ड्राइड आउट। सो द ब्रूक इन द मंथ ऑफ अगस्त, सॉरी इन द मंथ ऑफ मार्च, दिस इज मार्च, okay, the brook in the month of March overflows like spring of man's life which is full of emotions. तो जैसे एक मैन जब बहुत खुश होता है या वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल है, तो वो कैसे उसकी लाइफ ब्यूटिफुल लगती है उसको, इट्स लाइक हैपनिंग, इट्स लाइवली। तो उसी तरीके से मार्च में इट फ्लोज लाइक अ मैन्स इमोशन। But in August, the brook starts drying up and often gets lost, just like the emotions in human life dry up with the passage of time. लेकिन अगस्त में जिस तरीके से जो एक स्कॉचिंग हीट में जो ब्रूक है वो it starts to dry up, उसी तरीके से जो इमोशंस होते हैं ह्यूमन के अंदर विद टाइम वो भी ड्राई अप हो जाते हैं। Now the next question is think and answer. This poem is an allegory about human emotions, with each element from the brook to the flowers and birds standing for something related to the human condition. Identify what these are and write what each of them stand for. So इसमें हमें क्या करना है? Now this question is something for you. मैंने पूरा पोम एक्सप्लेन कर दिया है। आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं जैसे फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, यहाँ पे जो ब्रूक है, ओके, हर चीज़ ह्यूमन फॉर्म में आप रिलेट कर सकते हो। जैसे हमारी जो ब्रूक है वो एक हमारी इमोशंस से रिलेटेड है, फ्लावर्स किससे रिलेटेड हैं? सो बी क्रिएटिव, बी इमेजिनेटिव। फ्लावर्स जो हैं वो हमारी स्माइल से, जैसे हम ब्लूम करते हैं व्हेन वी आर हैप्पी, हमारी स्माइल से रिलेटेड हो सकते हैं। जो हमारी बर्ड्स हैं वो हमारी इमोशंस, हमारी आइज से रिलेटेड होते हैं कि किस तरीके से आप ब्लश करते हो, किस तरीके से आप हैप्पी हो। सो आपके हाई हैप्पी इमोशंस, आपके लो इमोशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं एक एक वर्ड से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे नाउ यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी कि आपके हिसाब से फ्लावर्स हुए, बर्ड्स हुए, सो ये कौन सी ह्यूमन कंडीशन से कनेक्टेड है। व्हेन डू यू स्माइल, व्हेन डू यू ब्लश, दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट। व्हेन यू हैव समथिंग न्यू इन योर लाइफ, you smile about it, you are happy about it. When you are overwhelmed, you blush. So आपको situations बतानी है। We'll go to the second question. What do you think is the message of the poem? इस poem का message क्या है? This poem taps on themes of life and spirituality. ये आपकी life के बारे में, spirituality के बारे में बताती है। Dickinson describes our mind or soul as a silent river flowing silently down our hearts. Dickinson ने हमारी mind को या हमारे soul को एक brook से compare करा है जो silently हमारे hearts में flow करती है। She beautifully captures its beauty and the impact of seasonal change on it. और वो बहुत beautifully उन्होंने capture किया है कि इस ब्रूक की ब्यूटी क्या है और सीजनल चेंज का इस पे क्या इफेक्ट होता है। वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट और इट विल गो ड्राई। हमें इसका ख्याल रखना है, अदरवाइज इट विल गो ड्राई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, कंप्लीट द इडियम्स रिलेटेड टू फीलिंग्स इन दीज सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हर जगह इडियम्स है, बस हमें उन्हें कंप्लीट करना है। व्हेन वी आर इन ट्रबल, गुड फ्रेंड्स ऑलवेज स्टैंड अप अस, बाय अस या थ्रू अस। So the answer is they always stand by us, मतलब वो हमारे साथ में खड़े होते हैं। It is said that absence makes the heart grow fonder, मतलब जब कोई दूर होता है तो उसकी ज़्यादा याद आती है। They realize that only a dash conversation would solve their problems. Check to check conversation, hand to hand conversation, no. सिर्फ एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन ना। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है जब आप हर कुछ खुल के बोलते हो विदाउट एनी फिल्टर्स। जॉनसन वॉज हिट डैश बाय हिज ओल्ड फ्रेंड्स बिट्रेयल। तो जॉनसन जो है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था उसके ओल्ड फ्रेंड के धोखे से। बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा। सो ही वॉज हिट हार्ड। हिट हार्ड का मतलब क्या होता है? बुरी तरीके से चोट पहुँचना।
दे यूज टू बी द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स टिल दे फेल डैश ईच अदर ओवर अ सिली मैटर। तो वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन एक छोटे से मतलब छोटी सी बात पे वो दोनों टूट गए, मतलब अलग अलग हो गए। सो दे फेल अपार्ट। सो फेल अपार्ट का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। ओके, ये हो गए हमारे आंसर्स। आगे बढ़ें। नाउ मैच द इडियम विद द सेंटेंस विच मीन्स द सेम। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, द साउंड ऑफ जैकल्स हाउलिंग इन द नियर बाय फॉरेस्ट फ्राइटेंड मी वेरी मच। तो जो नियर बाय फॉरेस्ट में जो जैकल्स का साउंड आ रहा था उससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई। अब इसमें डरने का मतलब होता है यहाँ पे सेंड अ चिल डाउन द स्पाइन। सेंड अ चिल डाउन द स्पाइन, जब आपको जोर से डर लगता है, ऐसा लगता है कि रश आता है, तो टू सेंड अ चिल डाउन द स्पाइन का मतलब होता है टू गेट रियली फ्राइटेंड। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस वन। Whenever James gets angry, he goes to his boxing club to get rid of। तो जब भी जेम्स जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो वो अपने बॉक्सिंग क्लब जाता है। टू गेट रिड ऑफ वॉट? टू गेट रिड ऑफ द स्टीम। यहाँ पे क्या है? टू गेट रिड ऑफ स्टीम, मतलब अपने अंदर की पूरा एंगर को निकालना। तो लेट गो ऑफ स्टीम, लेट ऑफ स्टीम मतलब अपने अंदर का पूरा एंगर निकाल देना। नेक्स्ट वन इज ही बिकम्स एंग्री एट द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स। वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? फ्लाई ऑफ द हैंडल, वॉकिंग ऑन एयर या बाइट हेड ऑफ। इसका आंसर हो जाता है फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब है छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना। Sam is very happy because he came first in the photography contest. Sam को photography contest में first prize मिला। He is extremely happy. He is walking on air, मतलब वो तो हवा में चल रहा है। Don't shout at me because you had a bad day. तुम्हारा दिन बुरा गया इसलिए मुझ पे मत चिल्लाओ, मतलब don't bite my head off, मतलब मेरा दिमाग मत खराब करो। Don't bite my head मतलब मेरा दिमाग मत खाओ। हिंदी में हम एकदम ऐसे ही बोलते हैं, don't bite my head, मेरा दिमाग मत खाओ। ओके, अब हम आते हैं कंजंक्शंस में। सो वी ऑलरेडी नो व्हाट आर कंजंक्शंस। कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। अब कंजंक्शंस जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग और एक होता है कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास सिर्फ 7 होते हैं, विच आर फैन बॉयज। फैन बॉयज FANBOYS मतलब फॉर एंड नॉर, बट और, येट एंड सो, ये होते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, तो अब आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में इतना समझो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, मतलब टू कंप्लीट सेंटेंसेस विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। दो कंप्लीट, लाइक आई लाइक मैंगो, आई लाइक बनाना, ये दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। अब मैं इसको ज्वाइन करके बोल सकती हूँ आई लाइक मैंगो एंड बनाना। ओके, सो जैसे बट है तो वो कॉन्ट्रास्ट आइडियाज को बताता है, फॉर रीज़न बताता है, सो यहाँ पे जो है अगेन रीज़न बताता है। अगर आप और लिख रहे हो तो वो ऑप्शन बताता है। येट मतलब फिर भी होता है। तो आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, और इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जैसे ये भी एंड, बट, और, येट, नॉर या नीदर, सो एंड स्टिल, ये कुछ एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी होते हैं। हमें करना क्या है? ये सेंटेंसेस हमें दिए हुए हैं, इनको हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन करना है। जैसे कि ही इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, ही इज़ एक्सट्रीमली नर्वस, तो ये आपको करके दिया हुआ है। ही इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट बट ही इज़ एक्सट्रीमली नर्वस। ओके, सो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। समवन माइट गेट हर्ट, समवन माइट गेट इनटू ट्रबल विद द टीचर। किसी को हर्ट हो सकता है, कोई टीचर के साथ ट्रबल में फंस सकता है, तो हम इसका क्या बोलेंगे? समवन माइट गेट हर्ट और गेट इनटू ट्रबल विद द टीचर। अब यहाँ पे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम या तो कोई फंसेगा या तो टीचर के साथ, मतलब कोई तो हर्ट होगा या तो टीचर उसको करेगी। तो यहाँ पे आप एंड लिख सकते हो। समवन माइट गेट हर्ट एंड गेट इनटू ट्रबल विद द टीचर, किसी को लग जाएगी और टीचर उनको डांटेगी। तो ये आप सेंटेंस को डिपेंड करता है आप किस तरीके से कहना चाहते हो। नेक्स्ट इज he wanted to paint the pot red, he did not have red paint, he had to paint the pot green। अब यहाँ तुमने क्या बोला? he wanted to paint the pot red लेकिन he did not have it, so
he had to paint the pot green. तो यहाँ पे आपको दो कंजंक्शंस आपने यूज किए कि उसको जो था पॉट जो उसके पास था उसे रेड कलर का पेंट करना था, बट उसके पास रेड कलर नहीं था, इसलिए उसने पॉट को ग्रीन कलर में पेंट कर दिया. सिमिलरली आई वॉज वेरी अपसेट, आई केप्ट क्वाइट. मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी लेकिन मैं चुप रही. आई वॉज वेरी अपसेट स्टिल आई केप्ट क्वाइट. फिर भी मैं चुप रही. बट आई केप्ट क्वाइट, येट आई केप्ट क्वाइट. ये सब सही आ जाएंगे इसमें. जेन इज प्लानिंग अ पिकनिक, मैरी इज प्लानिंग अ पिकनिक. अब इसमें आप सिंपल क्या करोगे, जेन एंड मैरी आर प्लानिंग अ पिकनिक. शी डिड नॉट डू हर जॉब एफिशिएंटली, शी वॉज डिसमिस्ड. अब यहाँ पे क्योंकि उसने अपना जॉब सही तरीके से नहीं किया उसको डिसमिस कर दिया गया. शी डिड नॉट डू हर जॉब एफिशिएंटली, सो शी वॉज डिसमिस्ड. He has not come to school, he has not informed us of the reason. ना वो स्कूल आया ना उसने हमें रीजन बताया. जब हम ना की बात करते हैं तो हम क्या बताते हैं, he did not come to school nor has he informed us of the reason. अब आप एक और तरीके से यूज कर सकते हो लेकिन वो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है. neither has he come to school nor did he inform us of the reason. Study hard, you will fail. Study hard or you will fail. Study hard, otherwise you will fail. Okay? That's it. He came from a poor family. He rose to the top of his profession. वो एक पुअर फैमिली से आया है, उसके बाद भी वो अपने प्रोफेशन के टॉप पे पहुंच गया. उसके बाद भी तो हम यहाँ यूज करेंगे yet. So he came from a poor family. फिर भी he rose to the top of his profession. I requested for just a day's leave. I was refused. मैंने सिर्फ एक दिन की छुट्टी मांगी थी और मुझे मना कर दिया गया. So आप बोलोगे I requested for just a day's leave. Still I was refused. फिर भी मुझे मना कर दिया गया. बावजूद इसके कि मैंने एक ही दिन की छुट्टी मांगी थी फिर भी मुझे मना कर दिया गया. And that is it. Here we are done with all the question answers of this chapter. Thank you so much for being with me. Conjunctions की जो description है वो भी मैं आपको इधर पे description box में दे दूंगी. So make sure you go through it, you understand the concept so that if you have any doubts then you can come back to me later on that. Okay, पहले आप explanation देख लेना. If you still have any doubts then you can always message me, tag me so that I can reply to your messages soon. Thank you so much guys. You can visit our website magnetbrains.com. Because here it's very easy to find out the videos. You have to just select the class, then select the subject you wish to study, topic, and the video will appear. That's it. Do not forget to like, subscribe to our channel and share this video. Thank you so much. Bye-bye.